हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी का सेक्शन 54 यानी कि चैप्टर 3, जिसमें बात की गई है स्थावर संपत्ति के विक्रय के विषय में। यानी कि स्थावर संपत्ति का विक्रय होगा, सेल होगा, और ये किस प्रकार से होगा, डेफिनेशन क्या होगी, कैसे किया जाता है, और सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, इन सभी क्वेश्चनों के आज आंसर समझेंगे। और थोड़ा जो इंपॉर्टेंट होगा उन पर भी हम बात करेंगे, एक एक छोटे छोटे वर्ड को क्लियर करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कोई क्लियर नहीं करता है आज। और हम हिंदी में पढ़ने में विश्वास करते हैं भाई, ठीक है। इंग्लिश में तो बहुत लोगों ने पढ़ा, हिंदी में भी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 54, जिसमें बात की गई है कि विक्रय की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, डेफिनेशन तो चलिए समझते हैं। विक्रय एक ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण होता है, यानी कि यहाँ पर एक ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है। किसके बदले में? पैसे के बदले में, यानी कि मनी मनी मनी। ठीक है, यहाँ पे पैसे दिए जाएंगे और सामने वाला अपनी ऑनरशिप आपको दे देगा। ठीक है, जो दी जा चुकी हो, यानी कि जो कीमत है जो दी जा चुकी हो, या फिर देने के वचन दिया गया हो। यहाँ पे पूरी यहाँ पे क्लियर हो गई। यहाँ फिर बोल दिया है कि मैं 10 तारीख को दूंगा पेमेंट आपका, तो जो दिया जा चुका हो या फिर देने का वचन दिया गया हो। नेक्स्ट है जिसका कोई भाग दे दिया हो, या फिर जिसके कोई भाग देने का वचन दिया गया हो कि आज मैं 10,000 दे रहा हूँ, 10,000 मैं बाद में दूंगा। समझ में आया कि जो यहाँ तो कोई भाग दे दिया हो, या फिर कोई भाग देने का वचन दिया गया हो कि मैं आधा अभी दे रहा हूँ, आधा बाद में दूंगा, या फिर मैं पूरा ही बाद में दूंगा, तो समझ लो। ठीक है, तो ये सेक्शन 54 में डेफिनेशन हमारी ये क्लियर हो जाती है कि क्या है, कीमत के बदले में आप ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हो। ओनरशिप क्या होता है? जब आपने जूरिस्प्रूडेंस वगैरह पढ़ा होगा तो ओनरशिप के अंतर्गत क्या आता है? सभी राइट्स आते हैं भाई। हाँ, ठीक है, राइट टू यूज़, राइट टू पोजेसन, राइट टू डिस्पोज ऑफ, जितने भी राइट आते हैं ओनरशिप में, वो सभी सामने वाले के पास चले जाएंगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। वही सेल होता है भाई। सामने वाले ने आपको पैसे पकड़ा दिए, आपने उसको ओनरशिप दे दी अपनी, और आपके पास कुछ नहीं बचेगा, इतना याद रखना। ठीक है, तो ये हमारा सेल की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। इसमें भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। और हम चलते हैं विक्रय कैसे किया जाता है। भाई इतनी बात तो होगी, अब करोगे कैसे, सेल कैसे करोगे, उसी पे बात करते हैं। चलिए भाई, ऐसा ट्रांसफ़र 100 रुपये या फिर उससे अधिक, सीधी बात है कि 100 लिखिए और प्लस 100 से प्लस का जितने भी ट्रांसफ़र होंगे तो वो मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति की दिशा में, यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो मूर्त संपत्ति है, यानी कि जिसको अपन छू सकते हैं, ऐसी संपत्ति है। ठीक है, या फिर उत्तर भोग रिवर्शन, या फिर ये छोटे छोटे बड़ा को याद रखिए भाई, अन्य अमूर्त वस्तु की दशा में। अमूर्त वस्तु मतलब कि इंटेंजिबल, ठीक है, जिसको आप छू नहीं सकते, केवल रजिस्टर्ड होंगे। 3 चीज़ों को आप कंसीडर करना यहाँ पे। मूर्त संपत्ति होनी चाहिए तो रजिस्टर्ड होगी, उत्तर भोग रिवर्शन के केसेस में रजिस्टर्ड कंपलसरी है, और अमूर्त वस्तु है जिसको छू नहीं सकते वो, और उसकी कीमत 100 रुपये से अधिक होनी चाहिए, तो उस केसेस में आपको रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी होगा, इतना याद रखना। सेकंड चलते हैं। सेकंड कहता है कि 100 रुपये से कम के कीमत, अगर ये तो 100 रुपये से ऊपर का केस हो गया, लेकिन 100 रुपये से नीचे का केस अगर आ गया है तो, और संपत्ति कैसी है, मूर्त संपत्ति है जिसको आप छू सकते हो। मूर्त संपत्ति की दिशा में केवल या तो रजिस्टर्ड लिखित द्वारा, ऑप्शन दे दिया है आपको यहाँ पे देखना, या तो यानी कि ऑप्शनल है, और या फिर परिधान द्वारा, यानी कि डायरेक्ट सामने वाले को डिलीवरी दे दो तो करा सकते हो, या फिर आप रजिस्टर्ड करा सकते हो। दोनों में से कोई भी आपको ठीक लगता है। आपकी कीमत 100 से कम है, ठीक है, बिलो 100, ठीक है, तो उस केसेस में आप रजिस्टर्ड, आपकी मर्ज़ी है, आप अपना सिक्योर करना चाहते हो तो आप रजिस्टर्ड करा लो, अदरवाइज़ आप सिर्फ डिलीवरी देकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बात की गई है कि मूर्त स्थावर संपत्ति का प्रदान कैसे होगा? तब हो जाता है जब विक्रेता, यानी कि जो बेचने वाला है, क्रेता को या फिर क्रेता के द्वारा बताए गए व्यक्ति, निर्दिष्ट व्यक्ति मतलब बताए गए व्यक्ति का संपत्ति पर कब्जा करा देता है। मतलब ये हुआ कि डिलीवरी कैसे होगी, किसी भी मूर्त स्थावर संपत्ति की डिलीवरी कैसे होगी? विक्रेता करा दे, किसको? सामने वाले क्रेता को ही दे दे, या फिर क्रेता जिसको बोल दिए चल मेरे भाई को दे दे, या फिर मेरे दोस्त को, उसको कब्जा दे देना, चाबी दे देना उसको। तो ये बंदा गया और उसको चाबी पकड़ा दे, ले भाई तू चाबी पकड़, ये आज से मकान तुम्हारा हो गया। तो उस केसेस में क्या है कि वो सामने वाले को जैसे ही क्रेता को या फिर क्रेता के द्वारा बताए गए व्यक्ति को संपत्ति का कब्जा दे देता है। ठीक है, तो इसमें कुछ था नहीं वैसे बताने के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में बताएगी है कि विक्रय की संविदा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या डिफरेंस होगा वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।
फिर यहाँ पर सिर्फ इसको समझ लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या मतलब है। स्थावर संपत्ति के विक्रय की संपदा यह संपदा है कि वह स्थावर संपत्ति का विक्रय पक्षकारों के बीच तय हुए, यानी कि जो तय हुए उन दोनों के बीच में जो टर्म्स हैं निबंधनों पर होगा, जो तय किए गए हैं आप लोगों के बीच में, उन्हीं पे आपका जो विक्रय होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वह स्वतः ऐसी संपत्ति में कोई हित, इंटरेस्ट या फिर उसमें कोई भार सृष्ट नहीं करती है। ये पॉइंट आपको क्लियर नहीं होगा, पूरा ही क्लियर नहीं हुआ होगा, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया आप लोगों के लिए कि भाई कैसे क्लियर होगा। क्लियर होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में बात की गई है। संपत्ति बेचने का एक समझौता होता है, ठीक है, लेकिन इस समझौते से तुरंत खरीदने वाला व्यक्ति का अधिकार नहीं बनता, यानी कि खरीदार का अधिकार नहीं बनता है। सिर्फ भाई आपके बीच में एग्रीमेंट ही तो हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ही तो हुआ है, तो आपके पास ऑनर तो थोड़ी आ गया। अभी सिर्फ एक कंडीशन लगाई गई है, आपने दो समझौता किया है कि एग्रीमेंट किया है कंडीशनों के ऊपर। जब दो पक्ष खरीदार और विक्रेता ये तय करते हैं कि एक निश्चित कीमत पर, उनकी कोई कीमत भी तय हो गई, फाइनल हो गई, पर संपत्ति का लेन देन करेंगे, ठीक है, ये भी तय हो गया, तो इसे विक्रय का अनुबंध कहा जाता है भाई। ठीक है, यह सिर्फ एक वादा होता है, प्रॉमिस होता है, ठीक है, कि भविष्य में ऐसी संपत्ति बेची जाएगी, लेकिन जब तक यह बिक्री पूरी नहीं होती, यानी कि उसका रजिस्ट्री वगैरह नहीं होती, रजिस्टर नहीं कराते हो आप उसको, या फिर अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो जाती, तब तक खरीदार यानी कि बायर परचेसर को संपत्ति पर कोई कानूनी अधिकार नहीं, यानी कि कोई लीगल राइट या फिर ओनरशिप नहीं मिलेगी। समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सेल का, लेकिन आपको ओनरशिप वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, और इसकी जो लास्ट लाइन है वो भी समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अपने आप में संपत्ति पर किसी प्रकार की कानूनी अधिकार यानी कि लीगल इंटरेस्ट या फिर कोई भार, चार्ज, गिरवी रखना वगैरह, जैसे कि कुछ हो गया कि कोई भी जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आपने कर लिया, तो आपके पास उस पर कोई राइट नहीं बनते भाई कि आप उस पर रहने लग जाओ, आप उस पर कब्जा कर लो, आप उसको यूज़ करो, या फिर आप उसको मॉर्गेज कर दो, किसी और को गिरवी रख दो, तो ये अधिकार आपको मिलेंगे ही नहीं भाई। ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है, एक विक्रय की संविदा है, इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, इतना याद रखना। ठीक है, अब दो चीज़ों को समझ लेते हैं भाई, रिवर्शन और अमूर्त संपत्ति। वो तो मैंने बता ही दिया भाई, अमूर्त जो आप छू नहीं सकते, जैसे कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, बौद्धिक संपदा वगैरह हो गया। ठीक है, उत्तरभोग वो होता है, इसको समझा देते हैं कि ऐसा अधिकार जब अस्तित्व में आता है जब किसी व्यक्ति द्वारा संपत्ति का उपभोग समाप्त हो जाता है और वो संपत्ति फिर से मूल स्वामी के पास वापस लौट आती है, जैसे कि भट्टा। समझ में आया कि किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी गई और बाई चांस वो मर गया या फिर किसी कारण से प्रॉपर्टी वापस आ गई, रिवर्स हो गई, तो वो रिवर्ट होकर वापस आ जाती है, तो उसको ही रिवर्सन कहा जाता है, उत्तरभोग कहा जाता है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि वैध विक्रय के लिए आवश्यक क्या होता है भाई। एक वैध यानी कि वैलिड सेल के लिए क्या ज़रूरी होता है। सक्षम पक्षकार, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था भाई, एक मेजर होना चाहिए दोनों पक्षकार, दोनों। विषय वस्तु का अस्तित्व में होना, यानी कि जो वस्तु आप सेल कर रहे हो वो मौजूद होनी चाहिए, अस्तित्व में होनी चाहिए, तभी आप उसको सेल कर पाओगे, सिंपल सी बात है। प्रतिफल का तय होना, आपके बीच में कीमत तय हुई हो कि भाई मैं आपको मकान बेच रहा हूँ 10,000 रुपये में दूंगा, तो ये तय होना चाहिए। ठीक है, और विधि द्वारा निर्धारित रीति से, यानी कि जो भी जिस लॉ से आप ट्रांसफ़र किया जाएगा, ऐसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाएगा, वो एक वैलिड पता है कि नियमों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। ठीक है, किसी भी लॉ के अगेंस्ट कॉन्ट्ररी ना हो। 5 कहता है हमारा स्वामित्व का अंतर, यानी कि ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी चाहिए भाई, मतलब ही क्या निकलेगा जब ओनरशिप भी आपने ट्रांसफ़र नहीं कर पाई। ठीक है, और 6 है कि संपत्ति का अंतरण, ओनरशिप तो दे दी लेकिन संपत्ति का कब्जा तो दिया नहीं तो वो भी भाई सेल में थोड़ा इंक्लूड कर लेना भाई कि एक वैध कोई भी सेल करना है, विक्रय करना है, तो उसमें ये पॉइंट्स को ध्यान रखना कि ये हो रहे हैं तो आपका वैलिड हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा और समझते हैं कि ओनरशिप का, सेल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको समझते हैं। कि ओनरशिप का स्थानांतरण, इसका मतलब है कि संपत्ति के सभी अधिकार और जिम्मेदारियां खरीदार परचेसर के पास चली जाएंगी। मैंने बोला था कि ओनरशिप के साथ जितने भी राइट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और साथ में लाइबिलिटी अगर कोई होगी तो वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा बेचने वाले के पास। तुमने पैसे ले ली, तुम पैसे से मतलब रखो, और जो बेचा गया है वो हमें दे दो। ठीक है, सेकंड है पैसे के बदले में, यानी कि यहाँ पे ओनरशिप का स्थानांतरण केवल पैसे के बदले में होता है, कोई और चीज़ नहीं। पैसे दोगे तो आपको प्रॉपर्टी वापस सामने वाले को देनी पड़ेगी और आपको पैसे मिल जाएंगे।
अब एक चीज़ और पढ़ लो, ये वाली, कि जहाँ संपत्ति का स्वामित्व किसी दूसरे व्यक्ति को स्वामित्व के बदले में, एक संपत्ति का स्वामित्व जा रहा है किसी दूसरे संपत्ति के बदले में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसे एक्सचेंज कहा जाता है। जब भी मैंने पढ़ाया था, एक्सचेंज की डेफिनेशन पढ़ाई थी, ठीक है। और जहाँ संपत्ति का स्वामित्व बिना किसी प्रतिफल कंसिडरेशन के होता है ट्रांसफ़र, वो तो इसे दान के देते हैं भाई। पैसे ही लेन देन नहीं कर रहे आप लोग, जब पैसे ही लेन देन नहीं कर रहे हो लेकिन चीज़ दे रहे हो तो भाई गिफ्ट ही हो गया ना। गिफ्ट लेते हो तो भाई उसमें सामने वाले से थोड़ी कुछ लेते हो, तुमने गिफ्ट दे दिया बस, भूल जाओ। और अगर प्रतिफल के साथ ट्रांसफ़र कर देते हो तो भाई विक्रय कहलाता है, बस हो गया, कुछ था ही नहीं भाई, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होता है, नहीं समझ में आता है, कोई एक वर्ड नहीं समझ में आया, कोई एक लाइन समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूँगा, ठीक है। अपन तो भाई अपना क्लियर कर लेते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, मेरा रिवीजन हो जाता है, अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति पढ़ा तभी सकता है जब उसके खुद के कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर होते हैं। तो ठीक है, 54 सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम सेल के बाकी सब्जेक्ट चैप्टर सेक्शन निपटाएंगे और इसके बाद हम मॉर्गेज शुरू करेंगे। मॉर्गेज भाई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, थोड़ी आंतड़ियाँ बाहर आ जाती हैं पढ़ने में और पढ़ाने में भी, ठीक है। चैप्टर हमारा बहुत बड़ा है, चैप्टर 4, ठीक है। तो हमारे सेल कंप्लीट होता है। फिर भी कोई डाउट होता है कमेंट कर देना, पूछ लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना पसंद आए तो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू।